नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube परिवार विजय जी के में। तो आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे अच्छे से, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख रहे होंगे ना, और नोट्स भी साथ साथ बना रहे होंगे। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे मारवाड़ का इतिहास, और मारवाड़ के इतिहास के अंदर हमारे पीछे 9 भाग हो चुके हैं। आशा करता हूँ कि 9 भाग आपको अच्छे से समझ में आएंगे। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ 10वां भाग। 10वें भाग के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो जैसे बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए पढ़ते हैं 10वां भाग, और 10वें भाग के अंदर पढ़ने वाले मारवाड़ का इतिहास भाग 10 है ना। 10 के अंदर इसको साफ कर देता हूं। तो इसके अंदर क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले मालदेव। कौन से राजा जी के बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे मालदेव के बारे में। कौन था मालदेव? मालदेव 1531 से 1562। मालदेव जी कौन थे? मालदेव जी का शासनकाल कितना था? तो कोई पूछे तो बता देना कि मालदेव का शासनकाल कितना था? 1561 से 1562। आपको कोई पूछे कि बताओ मालदेव के बारे में इंट्रोडक्शन दो, ठीक है? 20 शब्दों के अंदर मारवाड़ के राजा मालदेव जी के बारे में इंट्रोडक्शन पूछे आप तो बता देना आप कि उनके पिताजी का नाम था। पिताजी के कौन थे? तो राव गंगा भाई साहब, राव गंगा जी। माताजी कौन थी? माताजी कौन थी? मणिक देवड़ी। मणिक देवड़ी, ठीक सर। आपको पूछे कि इस मणिक देवड़ी का संबंध जो है वो कहां से है, तो वो बता दोगे आप? कहां से बताओगे? बताओगे सिरोही से ना। तो सिरोही से। सिरोही में किसकी पुत्री थी? तो जगमाल देवड़ा की पुत्री थी। आगे सुनो और बताओ सर इसके बारे में रोचक तथ्य। तो इसको मारवाड़ का हस्मत वाला शासक बोलते हैं, ठीक है ना। मारवाड़ का हस्मत वाला राजा या शासक, ठीक है। आपको पूछ ले कि राजस्थान के इतिहास के अंदर हस्मत वाला राजा के नाम से कौन प्रसिद्ध हुए थे? तो अपने मालदेव भाई साहब हुए थे ना। अगला कौन सा है? आपको पूछ ले कि मारवाड़ के जो मालदेव है उनका राज्य अभिषेक कहां पे हुआ था? तो राज्य अभिषेक कहां पे हुआ था मालदेव जी का? सोजत पाली में। राज्य में जय छोटा आधा आता ना, तो राज्य अभिषेक कहां पे हुआ था? तो सोजत पाली में। सोजत कहां पे पड़ता है? पाली। बताओ देखिए सोजत पाली से एक किस्म और है, ठीक है। सोजत पाली का नाम आते ही आपके मन में क्या आना चाहिए कि आवल बावल की संधि हुई थी। कहां पे हुई थी? तो सोजत पाली में हुई थी। कब हुई थी? 1453 में हुई थी। किस किसके मध्य हुई थी? तो कुंभा जी और जोधा जी के मध्य हुई थी। कराने वाले कौन थी? तो हंसाबाई थी, ठीक है। और सोजत पाली किसके लिए प्रसिद्ध है? ध्यान रखना, सोजत पाली मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। अभी जूनियर अकाउंटेंट के अंदर पूछा गया सवाल है कि सोजत पाली है वो किसके लिए प्रसिद्ध? सॉरी, राजस्थान का कौन सा शहर मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? सोजत पाली। और सुनो, ध्यान रखना, जब मारवाड़ के राजा बने थे ना मालदेव जी, तब उनके पास में केवल 2 परगने थे। ध्यान रखना, देखो जब मारवाड़ के मालदेव शासक बने, ठीक है ना, तब इनके पास मात्र 2 परगने थे। कितने परगने थे? 2। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब मारवाड़ के मालदेव जी राजा बने थे तब इनके पास में कितने परगने मिले थे इनको? तो 2 परगने मिले थे, ठीक है। अब सुनो, मालदेव जी के बारे में इतनी बातें हो गई कंप्लीट, इनका इंट्रोडक्शन कि मालदेव जब राजा बने इनके पास में 2 परगने थे। उसके बाद में ध्यान रखना, मालदेव को इतिहास के अंदर 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। कितने युद्धों का? 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। और इसके पास कितने परगने थे? 58 परगने थे। तो मिले कितने थे? 52, सॉरी मिले कितने थे? 2, और इसके पास थे कितने? कुल 58। तो 56 परगने इसने अपने शक्तिशाली, इसने अपने बाहुबल से प्राप्त किए थे। ध्यान रखना, इसलिए मारवाड़ का सबसे प्रसिद्ध राजा है कोई है तो वो कौन है? मालदेव जी। अपनी ताकत, अपने शौर्य, अपने बलिदान,
ठीक है ना। और अपनी दूसरों की सहायता के लिए जाने जाने वाला मारवाड़ का राजा कौन सा है, तो मालदेव जी है ना। तो लिखो मालदेव के पास, मालदेव के पास, अरे माइक तो चालू हो गया, हाँ, मालदेव के पास 58 परगने थे, ध्यान रखना कितने परगने थे, 58। मालदेव को 52 युद्धों का, वॉर्स का ना, मालदेव को 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। कंप्लीट। मालदेव को कितने युद्धों का विजेता कहा जाता है, मालदेव को 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। ठीक है, मालदेव ने 52 युद्ध जीते थे, ध्यान रखना। मालदेव को जब राजा ने 2 परगने थे, बाद में कितने हो गए, तो सर 58 परगने हो गए। कंप्लीट। अब सुनो, मालदेव ने देखो किन किन से जो है राज्य छिना था, तो वो सुन लो आप। सबसे पहले मालदेव ने ना नागौर के दौलत का को रहा था, ये लिख लेना साथ साथ में, शॉर्ट में लिख रहा हूं। नागौर का कौन था, दौलत का, ठीक है सर। नागौर के दौलत का नंबर आया था। उसके बाद में आया था आप जो बिलाड़ा, बिलाड़ा शहर कहां पे है, बिलाड़ा शहर कहां पे है, जोधपुर में है, ध्यान रखना। बिलाड़ा शहर कहां पे है, जोधपुर में। कौन सी जाति थी, सिरवित जाति थी। बिलाड़ा शहर के सिरवित जातियों को रहता, किसकी जाति को रहता, कौन सी जाति को, तो सिरवित जाति को रहता। और ध्यान रखना क्वेश्चन आता है आर्ट एंड कल्चर के अंदर कि बिलाड़ा शहर कहां पे स्थित है, तो जोधपुर में स्थित है। क्यों प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। बिलाड़ा शहर के अंदर आई माता का मंदिर है। किसका मंदिर है, आई माता का मंदिर है। इस मंदिर के, ये जो आई माता का मंदिर है, इस मंदिर को क्या कहते थे, बडेर कहा जाता है, ध्यान रखना। क्या कहा जाता है, बडेर। आई माता के मंदिर की जो है पूजा कौन से लोग करते हैं, सिरवी जाति के लोग करते हैं। सिरवी जाति की कुलदेवी आपको पूछते तो कौन सी माता है, आई माता है। इसके मंदिर को क्या कहा जाता है, तो बडेर कहा जाता है। इसके मंदिर को दरगाह भी कहा जाता है, ध्यान रखना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सुन लो, बिलाड़ा हो गया। इसके बाद में फलोदी, इसके बाद में फलोदी। फलोदी किससे जीता था, जैसलमेर के भाटियों से, जैसलमेर के भाटियों से। फलोदी किससे हासिल की थी, जैसलमेर के भाटियों से। उसके बाद में मेड़ता, मेड़ता किससे जीता था, वीरमदेव से। इसका ताऊ का ध्यान रखना, वीरमदेव, ठीक है ना। महादेव जी के ताऊ जी कौन थे, तो वीरमदेव जी थे। उनके बाद में इधर मेरे को डूंगरपुर याद आ गया ना। डूंगर सिंह से क्या जीता था, सिवाना, ठीक है। सिवाना कहां पे है, सिवाना कहां पे है, पहले बाड़मेर में था, अब कहां पे है, बालोतरा के अंदर। सिवाना किले का निर्माण किसने कराया था, वीर नारायण पंवार ने। सिवाना किला है कौन सी पहाड़ी पे, तो हल्देश्वर पहाड़ी पे। कौन सी पहाड़ी पे, हल्देश्वर पहाड़ी पे। सिवाना हो गया। उसके बाद में देखो और कौन सा रह गया, नागौर, बिलाड़ा, फलोदी, मेड़ता, सिवाना, जालोर रह गया ना, तो जालोर लिख लो। कौन सा लोर, जालोर। जालोर में रहता है सिकंदर खाको। जालोर में किसको रहता, सिकंदर खां को। तो कौन कौन से हो गए, नागौर का दौलत का, बिलाड़ा का सिरवी जातियों से रहता, फलोदी को जैसलमेर के भाटियों से चिना था, मेड़ता को वीरमदेव से चिना था, सिवाना को डूंगर सिंह से चिना था, जालोर को सिकंदर खां से चिना था। इतनी बातें कंप्लीट है ना। तो जल्दी से किसके बारे में लिख लो आप, महादेव जी के बारे में लिखो, जल्दी से लिखो, लिख रहे हो ना, इनको लिख लो अच्छे से। महादेव जी के बारे में ध्यान रखना, किसी भी लाइन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको पूछा जा सकता है कि महादेव ने नागौर के कौन से शासक को रहा था, तो दौलत का को रहा था, ठीक है। आपको पूछा जा सकता है कि मारवाड़ का ऐसा राजा जिसने फलोदी पे अधिकार किया था। ध्यान रखना, पहले बता रहा हूं कि फलोदी पे अधिकार करने वाला मारवाड़ का प्रथम शासक कौन था, मालदेव। इससे पहले फलोदी किसके अंडर रहती थी, जैसलमेर के भाटियों के अंतर्गत आती थी। ये भी चीज आपको ध्यान होना चाहिए। तो फलोदी पे अधिकार करने वाला कौन है,
मालदेव। आपको पूछा जा सकता है मेड़ता के विरमदेव को किसने हराया था, तो मालदेव ने हराया था। क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है ध्यान। जालोर वाला कि सिकंदर खां को, जालोर के सिकंदर खां को पराजित करने वाले शासक कौन है, तो मालदेव। ये है, हो सकता है कि थोड़ी कोई लेवल के एग्जाम में पूछा जा सकता है, लेकिन आपको याद होनी चाहिए चीजें की सारी। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है, नीचे कमेंट करना है वीडियो के क्लास अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है ना, और लाइक अवश्य करना है वीडियो को। इतनी बातें हो गई कंप्लीट। ये क्वेश्चन इसके स्टार लगा लेना कि जब मारवाड़ के मालदेव शासक बने थे तब 2 परगने थे, उसके बाद में कितने थे, 52 परगने थे। 56 परगने उसने हासिल किए थे और 52 युद्धों का विजेता कहलाता है। मारवाड़ का हसमत वाला शासक इंपोर्टेंट लिख लेना कौन है, मालदेव। मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कौन है, तो राव चंद्रसेन। ये भी इंपोर्टेंट है कि मारवाड़ में जो है इनका मालदेव जी का जो राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था, सोजत पाली में। और सोजत किसके लिए प्रसिद्ध है, सोजत मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। दूसरी बात 1531 से 1562, याद नहीं होने का तरीका, अगर याद नहीं है ना तो ध्यान रखना 31 के अंदर 31 और जोड़ देना, कितने आ जाएंगे, 62। पूरा का पूरा जिक्के याद करा के छोड़ूंगा आपको ना, डोंट वरी। इतनी बातें हो गई कंप्लीट। अब जो मारवाड़ के राजा कौन बने हुए, अपने मालदेव भाई साहब बने हुए, 1531 के अंदर राजा बने गए। इतने इसके बारे में इंट्रोडक्शन हो गए। अब सुनो, सबसे पहले मालदेव ने जब राजा बना 1531 के अंदर राजा बना था, तो सबसे पहले नंबर किसका आता है, भद्राजोन का। सबसे पहले इस पे इसने अटैक किया था भद्राजोन। ठीक है सर, भद्राजोन कहां पे पड़ता है, तो आपको कोई पूछ ले तो ये पड़ता है सर जालोर में। आपको कोई पूछे भद्राजोन का युद्ध कब हुआ था, तो कब हुआ था, 1531 के अंदर। 1531 ईस्वी में क्या हुआ था, तो इधर युद्ध हुआ था। कंप्लीट युद्ध किसके मध्य हुआ था, युद्ध के मध्य किस किसके मध्य हुआ था, तो एक तो अपने मालदेव भाई है, ठीक है। सामने वाली टीम कौन सी है, तो सामने वाली टीम है जालोर की। जालोर में भी कहां से आए हैं, भद्राजोन से आए। कौन है, वीरा। नाम क्या है, वीरा। इसको वीरा सिंथल भी बोलते, ध्यान रखना, वीरा सिंधल, ऐसे ऐसे नाम है इसका, है ना, तो आपको ध्यान रखना। अब सुनना, इस युद्ध के अंदर मालदेव की सहायता किसने की थी, तो मेड़ता के विरमदेव ने। किसने की थी सहायता, मालदेव जी की सहायता कौन कर रहे हैं, मेड़ता के, सॉरी विरमदेव में वो आएगी ना, विरमदेव। इतनी बातें कंप्लीट। भद्राजोन जालोर में युद्ध हुआ है। युद्ध हुआ कब था, 1521 के अंदर हुआ था। मालदेव वर्सेज वीरा सिंथल के मध्य हुआ था। अंत में जीतता कौन है, मालदेव। और विरमदेव क्या होता है, ये थोड़ा सा लंबा युद्ध चला था, ध्यान रखना, भद्राजोन वाला। तो अंत तक लड़ता हुआ कौन मारा जाता है, वीरा सिंथल लड़ता हुआ मारा जाता है, और मालदेव फाइनली क्या हो जाता है, विजेता हो जाता है। तो अब आपको पूछे कि भद्राजोन की लड़ाई कब हुई थी, सबसे इंपोर्टेंट याद रखने वाली बात कौन सी है, 1531 वाली है ना। सबसे मुख्य बात कौन सी है याद रखने वाली, 1531 वाली। आपको कोई पूछा जा सकता है कि भद्राजोन की लड़ाई कब हुई थी, तो 1531 में हुई थी। किस किस के मध्य हुई थी, तो मालदेव वर्सेज वीरा सिंथल के मध्य हुई थी। कंप्लीट। अब सुनो, एक इसके बारे में, एक लड़ाई तो आपने पढ़ ली, एक तो कंप्लीट हो गया ना। दूसरा देखो, दूसरा कौन सा है, हीराबाड़ी का युद्ध। कौन सा युद्ध आएगा अब दूसरा, तो हीराबाड़ी का युद्ध। हीराबाड़ी का युद्ध। अब आपको पूछ जैसे हीराबाड़ी का युद्ध कब हुआ था, तो हीराबाड़ी का युद्ध हुआ था 1533 के अंदर। 1533 के अंदर। इससे पहले थोड़ी सी इसके बारे में थोड़ी सी बात और सुन लो भाई। 1533 में तो ये हुआ था, 1532 की बात सुन लो आप। 1532 में क्या हुआ था, मैंने बताया था कि 1534 के अंदर जो विक्रमादित्य था मेवाड़ के,
भाई मेवाड़ के राजा कौन थे, कौन बने हुए थे उन दिनों? विक्रमादित्य बने हुए थे। विक्रमादित्य के काल में 1532 पे अटैक करता कौन? गुजरात का बहादुर शाह। आपको मैं कन्फर्म बता रहा हूं कि आपने अगर कहीं से पहले पढ़ा हुआ तो आपने इतना ही पढ़ा होगा कि 1534 के अंदर मेवाड़ के विक्रमादित्य के ऊपर कौन अटैक करता है? बहादुर शाह गुजरात का। और गुजरात के बहादुर शाह ने अटैक करके और उसके बाद में कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। हुमायूं लेट हो गया था और कर्मावती ने क्या कर लिया था? 1534 के अंदर जोहर कर लिया था। और जो जोहर कहलाया वो मेवाड़ का दूसरा जोहर कहलाया। एक ऐसा हुआ था, सही बात है। लेकिन इससे जो पहले क्या हुआ था वो मैं आपको बताने वाला हूं। बात आती है हीराबाड़ी के युद्ध से एक साल पहले। कौन सी बात? 1532 की बात आती है। कब की? 1532 ईस्वी की बात है। क्या हुआ था? पहले जो गुजरात का बहादुर शाह प्रथम था वो पहले अटैक किसके ऊपर करता है? 1532 में। कहां पे करता है? मेवाड़ में। अटैक किस पे करता है? मेवाड़ में। और मेवाड़ का राजा कौन था उन दिनों? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य। मेरी गारंटी अगर आप मेरे साथ जुड़े रहोगे तो आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री ऐसे याद करा दूंगा कि जिंदगी में नहीं भूलोगे। मेवाड़ के राजा कौन बने हुए इन दिनों? विक्रमादित्य साहब बने हुए हैं। अब सुनो ध्यान से, 1532 की बात है। इनकी जो राजमाता थी कौन थी? हाड़ी रानी कर्मावती। कर्णावती ऐसी से बोलते जो। हाड़ी रानी कर्णावती कौन थी? हाड़ी रानी क्यों बोलते हैं? हाड़ौती प्रदेश से बिलोंग करती थी। ठीक है, आपको पूछ लिया कि ये किसकी रानी थी, तो महाराणा सांगा की वाइफ ऑफ राणा सांगा। महाराणा सांगा की पत्नी। लिखना है साथ साथ में। ठीक है सर। अब 1532 में इस पे अटैक करने वाला कौन था? गुजरात का बहादुर शाह प्रथम। गुजरात के बहादुर शाह प्रथम अटैक करते हैं किसके ऊपर? विक्रमादित्य के ऊपर 1532 के अंदर। अब 1532 में सहायता कौन कर रहा है? 1532 के अंदर सहायता कौन कर रहा है विक्रमादित्य की? तो मालदेव भाई साहब कर रहे हैं अपने। ठीक है, मालदेव भाई साहब सहायता करने के लिए, किसी ने भी मालदेव को पुकारा ना कि प्लीज आपकी हेल्प चाहिए, तो मालदेव अपनी सेना लेके तुरंत उसके पास पहुंच गए। ठीक है ना। इसलिए मारवाड़ का जो है शक्तिशाली राजा के याद में किसको याद किया जाता है? तो मालदेव जी को याद किया जाता है। तो मालदेव जी ने इसकी सहायता की थी ध्यान रखना 1532 के अंदर। अब इस युद्ध के अंदर सहायता कौन कर रहा है? मालदेव। ठीक है, मालदेव किसकी सहायता कर रहा है? विक्रमादित्य की। तो ये बात कब की है? 1532 की बात है इतनी। इसके बाद में ध्यान रखना 1533 में युद्ध हुआ था हीराबाड़ी का। और उसके बाद में 1534 के अंदर वापस अटैक कौन करता है? विक्रमादित्य, सॉरी, गुजरात का बहादुर शाह प्रथम वापस अटैक करता है किसके ऊपर? 1534 में मेवाड़ के विक्रमादित्य के ऊपर। और 1534 में मेवाड़ के जो मालदेव के जो मारवाड़ के जो मालदेव जी वो अपने कार्य में व्यस्त थे, इसलिए इसकी सहायता करने के लिए नहीं पहुंच पाए। उसके बाद में हाड़ी रानी कर्मावती ने किसको राखी भेजी थी? हुमायूं को राखी भेजी थी। और हुमायूं टाइम पे नहीं पहुंच पाया था, जिसके कारण हाड़ी रानी कर्मावती ने जोहर किया था, जो मेवाड़ का दूसरा जोहर कहलाता। ध्यान रखना, मेवाड़ का दूसरा जोहर कब हुआ था? तो इसके 2 साल बाद में हुआ था 1534 के अंदर। पहला जोहर कब हुआ था? तो 1303 के अंदर हुआ था। ठीक है, और अंतिम जोहर कब हुआ था? तो 1568 के अंदर हुआ था, उदय सिंह के काल में हुआ था। ठीक है ना। जयमल और फतेह सिसोदिया ने जोहर किया था। और उसकी जयमल की बहन कौन थी? फूलकमल। उसने क्या किया था? जोहर किया था। तो ये बातें सारी की सारी आपको पता होनी चाहिए। तो ये कब की बात है? 1532 की बात है। तो ये बात लिखो और ये बात लिखो। चलो हीराबाड़ी युद्ध के बारे में बाद में लिखना थोड़ा ना। अब हीराबाड़ी का युद्ध सुन लो आप। हीराबाड़ी का मैदान है ध्यान रखना नागौर के अंदर। कहां पे है? नागौर के। ये युद्ध हुआ था नागौर में। नागौर का इस टाइम शासक कौन था? दौलत खां। ठीक है, इन दिनों नागौर का शासक कौन बना हुआ था? ये युद्ध किसके मध्य हुआ था? मालदेव। भाई इसके अंदर 2 टीमें थी ध्यान रखना। एक तो अपना मालदेव जी था ही, ठीक है, एक कौन थी? दौलत खां। एक टीम किसकी थी?
दौलत खां की थी, ध्यान रखना। दौलत खां किसका था? अभी मैंने बताया था नागौर का था। नागौर से दौलत खां को छेड़ने वाला जो मालदेव है वो कौन सा युद्ध है? हीराबाड़ी का युद्ध 1533 में। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा कि मालदेव ने कौन से युद्ध के अंदर नागौर छीना था दौलत खां से? तो कौन सा युद्ध था वो? हीराबाड़ी का युद्ध। आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि हीराबाड़ी का युद्ध कब हुआ था? 1533 का। आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से मारवाड़ के कौन से राज्य का संबंध हीराबाड़ी के युद्ध से है? तो कौन से हैं? मालदेव जी। ठीक है, इसमें विजेता कौन है? इसमें विजेता कौन है? मालदेव भाई साहब है। दौलत खां की हार हुई थी। कंप्लीट। आप सुनना इधर, एक है ना दौलत खां का हाथी था, ध्यान रखना। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। दौलत खां के हाथी कौन था? दरियावजी जोशी या दरिया जोशी, दरिया जोशी ऐसे नाम था ना। दौलत खां के हाथी का नाम था दरिया जोशी, और इसी हाथी को लेके बाद में ना मेड़ता का पहले पहले देखो इस युद्ध के अंदर मेड़ता सहायता कौन कर रहा है? वीरमदेव सहायता करता है मेड़ता की, समझ रहे हो ना भाई? मेड़ता का वीरमदेव किसकी सहायता कर रहा है? मालदेव का। लेकिन इस हाथी को लेकर है ना वीरमदेव के मध्य और मालदेव के मध्य अनबन हो गई। ठीक है, एक तो ताऊजी है ना इसका, तो ताऊजी और क्या हो गए? उसके भाई के लड़के कौन है? मालदेव। इन दोनों के मध्य मतभेद हो गया। किसको लेके हुआ था? दरिया जोशी के लेके हुआ था, जिसके कारण मालदेव ने अपने ताऊजी को ना मेड़ता से निकाल दिया और अजमेर से निकाल दिया। ठीक है ना, मेड़ता और अजमेर से निकाल दिया, जिसके कारण फिर मालदेव ये कहां पे चले गए थे? वीरमदेव जी शेरशाह सूरी के पास ले गए थे। कहां पे चले गए थे? शेरशाह सूरी के पास ले गए, जिसके कारण बाद में 1544 में शेरशाह सूरी ने वापस अटैक किया था, जिसका बोलते हैं हम गिरी सुमेल का युद्ध। कौन सा? गिरी सुमेल का युद्ध। तो आप ये लिख लो, दौलत खां के हाथी का नाम क्या है? दरिया जोशी। और ये भी लिख लो कि इस हाथी को लेकर इस हाथी को लेकर वीरमदेव मेड़ता लिख लेना क्वेश्चन में ना, वीरमदेव है मालदेव के मध्य मतभेद हुआ था ना। मतभेद हुआ था, यह भी लाइन लिखना साथ में कि जिसके बाद में मालदेव ने, ये लिखना, जिसके बाद मालदेव ने वीरमदेव को मेड़ता, ये लिखना मेड़ता ना, मेड़ता व अजमेर से निकाल दिया। जिसके बाद में मालदेव ने वीरमदेव को मेड़ता और अजमेर से निकाल दिया। उसके बाद में वीरमदेव जी कहां चले गए थे? तो शेरशाह सूरी के पास चले गए थे। यह बात लिखनी है सारी की सारी। उसके बाद में वीरमदेव कहां पे चले जाते? शेरशाह सूरी के दीदा स्वीकार कर लेते। तो ये बात लिखो सारी की सारी जल्दी से, लिख लिया ना? वापस सुन लो। इस हाथी को लेकर वीरमदेव और मालदेव के मध्य मतभेद हुआ था, जिसके कारण ध्यान रखना वीरमदेव जी मालदेव मेड़ता व अजमेर से किसको निकाल देता है? वीरमदेव को निकाल देता है। ये बातें लिखना है सारी के सारे। ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया अपना। अब सुनो अगला। अगली बात कौन सी रहने वाली है? अब देखो 1533 वाली बात हो गई, हीराबाड़ी का युद्ध वाली बात हो गई। अब होता है एक माहौली का युद्ध। माहौली का युद्ध भी बोलते हैं उसको, या माहौली का युद्ध भी बोलते हैं। कब हुआ था? 1540 के अंदर हुआ था। अब देखो ये बातें ध्यान रखना। अब ख्यातों के अनुसार क्या है? ख्यातों के अनुसार
1537 ईस्वी में मालदेव ने 1537 ईस्वी में मालदेव ने मेवाड़ के उदय सिंह को राजा घोषित किया था। कहां पे किया था? तो कुंभलगढ़ में किया था ना। कहां पे किया था? कुंभलगढ़ के अंदर, है ना। ये बात है। लेकिन इसके बाद में होता है मावली का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? इंपोर्टेंट युद्ध, मावली का युद्ध, या तो माहोली का युद्ध बोलते हैं इसको, या मावली का युद्ध। हुआ कब था? तो 1540 के अंदर हुआ था। ठीक है, माहौली का युद्ध है। माहौली का युद्ध कब हुआ था? 1540 के अंदर हुआ था। अब आप पूछोगे इससे दो टीमें कौन सी थी? तो टीम कौन सी है? एक तो उदय सिंह, वर्सेज एक कौन है? बनवीर। एक कौन है? उदय सिंह। एक कौन है? बनवीर। बनवीर कौन है? तो पृथ्वीराज सिसोदिया का दासी पुत्र। भैया बनवीर भाई, ये यही तो बनवीर था जिसने उदय सिंह को मारने की हत्या की थी। बनवीर कौन था? ये वही बनवीर है जिसने उदय सिंह को मारने की हत्या की थी। ये वही बनवीर है जिसने चंदन की हत्या की थी पन्ना जाए के। और इसलिए तो पन्ना जाए को कहा जाता है, इसीलिए तो पन्ना जाए को कहा जाता है कि पन्ना तेरे बलिदान को याद रखेगा देश। क्या कहा जाता है? पन्ना तेरे बलिदान को याद रखेगा देश, तेरे कारण ही बच पाया मेवाड़ी परिवेश। मेवाड़ी परिवेश कौन है? उदय सिंह। तेरे कारण ही बच पाया मेवाड़ी परिवेश। राजकुंवरी सेज पर, राजकुंवर कौन है? उदय सिंह। राजकुंवरी सेज, सेज क्या बोलते हैं? बिस्तर। राजकुंवरी सेज, सेज पर वार करे बनवीर। वार, वार का मतलब होता है हमला करे। बनवीर कौन है? ये वाला बनवीर है, जानना। राजकुंवरी सेज पर वार करे बनवीर, चंदन रो बलिदान दे। चंदन कौन है? पन्ना जाए का स्वयं का पुत्र। चंदन रो बलिदान दे, पन्ना धरती दे। मतलब चंदन का बलिदान किसने दिया था? उसकी मां ने, पन्ना दयाय ने। तो ध्यान रखना, पन्ना दयाय ने अपने पुत्र, स्वयं के पुत्र चंदन का बलिदान देके रक्षा किसकी की थी? मेवाड़ी परिवेश, मेवाड़ के उत्तराधिकारी किसकी? उदय सिंह की। तो ये ध्यान रखना, वही बनवीर है। अब ये बनवीर था कौन? तो पृथ्वीराज सिसोदिया का दासी पुत्र। लिख लेना साइड में। पृथ्वीराज सिसोदिया का दासी पुत्र। ठीक है, इस युद्ध के अंदर ध्यान रखना, इस युद्ध के अंदर अब आप बोलोगे सर आप पढ़ा तो रहे हो मालदेव, बताने लगे जाते हो बीच बीच के अंदर मेवाड़ की बातें। तो मेवाड़ की बातें मैंने बताया था, मेवाड़ वाला पूरा का पूरा मेवाड़ के इतिहास के अंदर सारे घुसे हुए हैं। जयपुर वाले घुसे हुए हैं, बीकानेर वाले घुसे हुए हैं, मारवाड़ वाले भी घुसे हुए हैं, बूंदी वाले भी घुसे हैं। सारे के सारे किसके अंदर घुसे हुए हैं? तो मेवाड़ के इतिहास के अंदर घुसे हुए। इसलिए मैंने एक बार ऑफलाइन क्लास में बताया था कि मैं आपको मेवाड़ का जो इतिहास है वो लास्ट के अंदर पढ़ाऊंगा। तो इसीलिए बता रहा हूं कि ऑनलाइन में भी मेवाड़ का इतिहास हम लास्ट में पढ़ेंगे ना। तो माहौली के युद्ध में उदय सिंह बनवीर के मध्य युद्ध होता है, जिसके अंदर सहायता कौन करता है? इसकी मालदेव। इसकी सहायता करने कौन पहुंच जाते हैं? अपने मालदेव भाई साहब। आपको पूछ ले कि मालदेव ने माहौली के युद्ध में किसकी सहायता की थी, या ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि मेवाड़ के कौन से शासक की सहायता माहौली के युद्ध में मालदेव ने की थी? तो उदय सिंह ने। आपको पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से युद्ध का संबंध मालदेव से है? भाई जरूर माहौली का युद्ध उदय सिंह का है, लेकिन संबंध तो मालदेव का है ना इसमें भी। तो माहौली का युद्ध इसलिए पढ़ाया जाता है, ध्यान रखना। माहौली का युद्ध हुआ कब था? तो 1540 के अंदर हुआ था कंप्लीट। इस युद्ध के अंदर मालदेव जी अपनी सेना भेजते हैं, और जो सोबे बात है
भाई ये ऑब्वियसली बात है कि मालदेव अपनी सेना भेजेगा तो जीत किसकी होगी? जिसकी तरफ मालदेव अपनी सेना भेज रहा है। भाई मालदेव शक्तिशाली आदमी है, आपको पता है, शक्तिशाली आदमी किसी की तरफ सेना भेजेगा तो जीत किसकी होगी? उसी की होगी। तो मालदेव ने कहा अपने अपने तो क्या है, झोला लेके चल दिए। ठीक है, जब मालदेव चल दिए जाता था किसी की सहायता लेने, तो पीछे से रानी जी बोलते कि पीछे जो रानी थी इसकी बोलते थे कि सरपंच जी तो चल दिए, अब कौन उठाएगा गांव की जिम्मेदारी? तो ये वाली बात है कि सरपंच तो किधर चल दिए सहायता करने के लिए, अगर मान लो पीछे से मारवाड़ पे कोई अटैक कर देगा तो इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? तो उस डायलॉग सही है कि सरपंच जी तो चल दिए, अब कौन उठाएगा गांव की जिम्मेदारी? तो वो वाली बात है। तो मालदेव जी है चले गए। अब इसके बारे में वो सुनना, मालदेव जी यहाँ पे चले जाते हैं सहायता करने के लिए। इस युद्ध में विजेता कौन होता है? उदय सिंह। विजेता कौन हो गया? उदय सिंह। ठीक है, तो उदय सिंह जब विजेता हुआ था तब उदय सिंह ने मालदेव को उपहार स्वरूप 4000 घोड़े भेंट किए थे। ध्यान रखना, क्या भेंट किए थे? 4000 घोड़े भेंट किए थे। तो ये भी आपको ध्यान रखने की बात है। तो अब मालदेव ने राजा किसको बना दिया? उदय सिंह को। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि उदय सिंह को, मारवाड़ का कौन सा राजा था जिसने मेवाड़ के उदय सिंह को राजा बनाया था? मालदेव। इसलिए बनाया था, इस युद्ध के अंदर मालदेव ने सहायता की थी। इस युद्ध के बाद में उदय सिंह जी राजा बने थे। और मेवाड़ का जब इतिहास पढ़ाया जाता है उदय सिंह को, तो कई टीचर माहौली का युद्ध बताते नहीं है। ठीक है, जबकि माहौली का युद्ध इंपॉर्टेंट है। माहौली का युद्ध बिना तो राजा बनते ही नहीं उदय सिंह जी। माहौली का युद्ध के अंदर तो बनीवीर की हत्या हुई थी। इसलिए मैं बताता हूँ कि एक एक युद्ध इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको अगर आपको पढ़ना है ना तो सही ढंग से पढ़ना है, नहीं तो नहीं पढ़ना है। तो ये लिख लो। इसके बाद पढ़ेंगे हम पाइबा साहिबा का युद्ध ना, वो भी पढ़ा दूंगा मैं आपको। ये जल्दी से लिखो, लिख लिया? और ये भी लिख लेना ध्यान रखना, इसने जो हाथी दिया था वो उसका नाम था बसंत राय। उदय सिंह ने ना बाद के अंदर, इस युद्ध के अंदर विजेता होने के बाद में उदय सिंह ने मालदेव को एक तो 4000 के जो घोड़े दिए थे, एक दिया था हाथी, उसका नाम था बसंत राय। ये याद आ गया, ये भी लिख लो आप ना। भाई एग्जाम में आया नहीं आया, लेकिन आपको याद होना चाहिए। कंप्लीट। अब लिखो, देखो नोट्स बनाने हैं, ध्यान रखना साथ साथ के अंदर। अपनी इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, आप नोट्स नहीं बनाओ तो फिर वो जचने वाली बात नहीं होगी ना। तो नोट्स बनाते रहना, उसमें आपकी फायदा है। अगर नहीं बनाओगे तो नुकसान आपकी है, अगर बनाओगे तो फायदा आपके है। पाहिबा साहिबा का युद्ध, ठीक है, वो बात कब की है? 1540 की। भाई मावली का युद्ध अभी हुआ था, मावली का 1540 का। देखो महादेव जी इतने विजयी आदमी थे, वो ओसाने नहीं था। मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं ना कि एक मिनट का ही उनको क्या था, विश्राम नहीं था। इतने विजयी आदमी थे महादेव जी। पहले देखो 31 के अंदर बदायूं वाली लड़ाई करी, 32 के अंदर कहां पे चले गए साथ देने के लिए? विक्रमादित्य का मेवाड़ के साथ वापस आए। 33 में हीराबाड़ी का युद्ध जीत लिया। बाद के अंदर जाके 37 के अंदर वापस माल उसको उदय सिंह जी को राजा बनाते हैं। बाद में वापस आते हैं, बाद में ब्रह्मदेव जी से लड़ाइयां करते फिरते हैं, फिर ब्रह्मदेव जी को निकालते हैं, फिर वापस आते हैं और वापस आके मावली के युद्ध के अंदर किस में सहायता देने के लिए चले जाते हैं? तो उदय सिंह जी की। और उसके बाद में वापस आते हैं और 40 के बाद में 41। तो बंदे को टाइम नहीं है बिल्कुल ही, क्या आई एम डोंट फ्री है ना, मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो पाइबा साहिबा का युद्ध कब हुआ था? 1540 के अंदर। अब इतना बिजी आदमी था, तभी देखो आज इतिहास के अंदर याद किया जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ व्यक्ति को बिजी रहना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप आसानी से अपना टाइम किसी को दे दोगे ना तो फिर लोग आपकी जो क्या बोलेंगे, वैल्यू नहीं रखेंगे। लोग आपकी जो क्या करेंगे, इज्जत नहीं करेंगे, या लोग आपको महत्व नहीं देंगे उतना। अगर आप आसानी से किसी को अपना टाइम देते हो, कोई एक बंदा एक बार कॉल करता, आप बाद में उसके लगातार कॉल कर रहे हो 3 4 5, ठीक है, तो इसका मतलब भाई उसने तो एक ही किया है, आप 5 कॉल वापस कर रहे हो रिपीट के अंदर। तो ये बात बोल रहा हूँ कि आसानी से अगर आप किसी को अपना टाइम दोगे ना तो बाद में उतनी आपकी वैल्यू बढ़ती है।
तो मालदेव जी देखो कितने बिजी आदमी थे, सॉरी 1541 है ना। सीखो रहे कुछ मालदेव जी से आप। अब सुनो वापस सर, दो टीमें बताओ कौन कौन सी है। तो एक तो अपने मालदेव जी फिक्स है, हैं? अपने मालदेव जी राजस्थान रॉयल वाली टीम है, जहां पे जाएगी जीत के आएगी। पिछले वाला हार लिया था कोई किसी कारण से, तो मालदेव जी नहीं हारने वाले है ना। भले राजस्थान रॉयल हार गई होगी लेकिन मालदेव जी नहीं हारते। तो मालदेव जी वर्सेज अब की बार कौन है? जेत सिंह, या इसको बोलते हैं जेत सिंह। बीकानेर का राजा था, ध्यान रखना, जेत सिंह। बीकानेर के राजा कौन से थे? जेत सिंह, ये भी सुनना। मालदेव के सेनापति कौन थे? जेता व कुप्पा। मालदेव इस युद्ध में मालदेव के सेनापति कौन थे? जेता व कुप्पा। इस युद्ध के अंदर मालदेव जी विजेता होते हैं, ध्यान रखना। विजेता कौन है? विजेता कौन है इसमें? मालदेव भाई साहब, ठीक है। इस युद्ध के अंदर कुप्पा को ध्यान रखना बीकानेर का प्रशासक बनाया गया था। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पाइबा साहिबा के युद्ध में, पाइबा साहिबा के युद्ध के पश्चात बीकानेर का प्रशासक मालदेव के द्वारा किसे नियुक्त किया गया था? कुप्पा। कुप्पा को क्या गया? बीकानेर का प्रशासक नियुक्त किया गया था। बीकानेर का प्रशासक नियुक्त किसी के गया था? कुप्पा जी को। इसके साथ ही धारणा कुप्पा को क्या मिली थी? डीडवाना, जो नया जिला बना है डीडवाना कुचामन, डीडवाना, फतेहपुर वह झुंझुनू, वह कौन सा झुंझुनू। झुंझुनू नहीं बजाते हो क्या आप जब बच्चे होते हैं छोटे? तो वो वाला झुंझुनू याद रखने का तरीका, डीडवाना, फतेहपुर, झुंझुनू। तीन जो जागीरें थी वो किसको मिली थी? कुप्पा को। तो ध्यान रखना, पाइबा साहिबा का युद्ध के जीतने के बाद में कुप्पा को मालदेव ने एक तो दिया था, बीकानेर का प्रशासक नियुक्त किया था, साथ में डीडवाना, फतेहपुर व झुंझुनू, तीन इसकी बड़ी रियासतें इसको दी गई थी। तो यह आपको सारी की सारी याद होनी चाहिए बातें। इस युद्ध के अंदर जो हार होती है वो किसकी होती है? जेत सिंह की। जेत सिंह कहां का राजा है? बीकानेर का। जेत सिंह कहां का राजा है? बीकानेर का। उसके बाद में ये जेत सिंह तो इस युद्ध के अंदर हार जाता है। इसका पुत्र था कौन? कल्याणमल। जेत सिंह का पुत्र कौन था? ध्यान रखना, लिख लो रे साथ में, ये भी बात लिख लो। कल्याणमल, ध्यान रखना, किसका पुत्र था? जेत सिंह का पुत्र। कल्याणमल क्या करते? इस युद्ध के हारने के बाद में चले जाते शेरशाह सूर्य के पास में। ये भी आपको याद रखना है। दूसरा एक बात और बता दूं कि जो 1570 का जो नागौर दरबार लगा था, क्या लगा था? 1570 का अंदर जो नागौर दरबार लगा था, उसके अंदर ध्यान रखना, उसके अंदर राजस्थान का ऐसा राजा जिसने सबसे पहले दीक्षा स्वीकार की थी वो थे कल्याणमल। कौन थे? कल्याणमल। अपने दो पुत्रों को लेके गए थे, पृथ्वीराज राठौड़ व राय सिंह। पृथ्वीराज राठौड़ व राय सिंह को दो क्वेश्चन है कि अकबर की सर्वप्रथम दीक्षा स्वीकार करने वाला राजस्थान का राजा कौन सा है? तो है आमेर का बारमल। सुनना ध्यान से, क्वेश्चन है क्या है? अकबर की सर्वप्रथम अधीनता स्वीकार करने वाला राजस्थान का प्रथम शासक कौन सा था? तो बारमल। लेकिन 1570 में नागौर दरबार में, 1570 के नागौर दरबार में अकबर की सर्वप्रथम अधीनता स्वीकार करने वाला कोई राजा था, वो कौन था? कल्याणमल। और कल्याणमल कहां का था? बीकानेर का था। इसके दो पुत्र थे, राय सिंह। कौन है? राय सिंह, जिसको राजपुताने का कर्ण कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राजपुताने का कर्ण किसको कहा जाता है? राय सिंह को कहा जाता है। तो राय सिंह था, एक था पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ पाथल व पित्तल ग्रंथ की रचना की थी ना कन्हैयालाल सेठिया ने। पाथल व पित्तल ग्रंथ की रचना किसने की थी? कन्हैयालाल जी सेठिया। कन्हैयालाल जी सेठिया कहाँ के थे? चूरू के थे, ठीक है ना। अब उनका स्वर्गवास हो गया है, तो वो ध्यान रखना। पाथल कौन है उसके अंदर? पृथ्वीराज राठौड़। पित्तल कौन है? तो महाराणा प्रताप।
तो ये बातें आपको सारी की सारी क्या याद रखनी है। एक बात और पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में, डिंगल का हेरोस का किसको कहा जाता है? पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है। ठीक है, हेरोस कौन था? हेरोस इटली का एक महान वैज्ञानिक था जो कविता लिखता था। तो पृथ्वीराज राठौड़ भी वैसे का वैसे आदमी था, खुद कविता लिखता था, ध्यान रखना। मारवाड़ परगनारी विगत किसकी थी? मारवाड़ परगनारी विगत पृथ्वीराज राठौड़ की खुद की ग्रंथ है, ध्यान रखना। कहां पे है? गाबरोन दुर्ग के अंदर बैठ में लिखी थी। पृथ्वीराज राठौड़ ने मारवाड़ प्रगनारी विगत जो लिखी थी ग्रंथ, वो गावरोन दुर्ग के अंदर बैठ के लिखे थे। गावरोन दुर्ग कहाँ पे है? तो झालावाड़ में। राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध जल दुर्ग, राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध जल दुर्ग। तो ये सारी बातें आपके सामने मैंने आज पेश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो एक बार क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है और नीचे कमेंट करना प्यारा सा कि सर हमें ये चीज समझ में आई, ये नहीं आई। आज आपने जो चीजें बताई, युद्ध है, कौन सा युद्ध आपको समझ में नहीं आया, किस में डाउट है, वो सारे के सारे किस में करना है, कमेंट करना। अगर कोई भी डाउट नहीं रहा तो आप बोल देना कि सर क्लास अच्छी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे जो आज का जो सेशन रहा है आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से आभार है। इस चैनल के ऊपर जो भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं इस वीडियो के माध्यम से, उन सभी विद्यार्थियों का लास्ट के अंदर में फिर से वापस स्वागत करना चाहूंगा और मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।